हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चली होगी। तो साथियों, 2 दिन बाद पेपर की शुरुआत होने जा रहा है, तो आप सभी की जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग में पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी होगी। तो साथियों, 2 दिन पहले हम लोग पूरे पेपर का हल करने वाले हैं, यानी आप सभी के बीच में पूरा पेपर आ चुका है, जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट के ऐसे ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एसएससी जीडी के लगभग 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच तक आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आप सभी को एक काम करना है, इस क्लास को पूरा देखना है। यदि आप पहली बार एसएससी जीडी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी को ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर मालूम होना चाहिए और इस क्लास से एक आइडिया भी आपको मिलेगा कि आपके रियल शिफ्ट में कैसे कैसे जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये क्लास कुछ कम से कम 40 से 50 नंबर आपके शिफ्ट का इजाफा भी करा सकता है, क्योंकि जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, उन्हीं प्रश्नों को आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग का तो सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 40 के 40 नंबर आपको इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जो रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी के जो 20 सवाल पूछे जाएंगे, सेम टू सेम यही सब सवाल पूछा जाएगा, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। उसके बाद जीके में जितने भी जीके के सवाल को डिस्कस करेंगे, लगभग मान के चलिए 20 सवाल में से 16 से 17 सवाल आपको इसी टाइप के देखने को मिलेगा, इसी टॉपिक के प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद मैथ में जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सभी का बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि भाई हम लोग पेपर से पहले पेपर को हल करने जा रहे हैं, तो लेवल हमें मालूम होना चाहिए कि किस लेवल के सवाल पेपर में बन सकते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर उठाकर देखे होंगे तो पूरा अरिथमेटिक का बेसिक आप सभी क्लियर होना चाहिए। तो उसी लेवल के सारे प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि एसएससी जीडी का परीक्षा 27 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं, तो केवल 1 घंटे का आप सभी का परीक्षा होने वाले हैं, जो 27 अप्रैल से लेकर 30 मई के बीच होंगे। ठीक है, इसी 1 घंटे में आप सभी को 20 सवाल जीके मिलेंगे हल करने के लिए, 20 सवाल हिंदी के मिलेंगे, 20 सवाल मैथ के मिलेंगे और 20 सवाल रीजनिंग के मिलेंगे। 80 सवाल का पूरा पेपर रहने वाले हैं। एक सवाल सही करेंगे 2 नंबर, 160 नंबर का पूरा पेपर होंगे। 1/4 का माइनस मार्किंग होगा, यानी 0.25 का हर एक प्रश्न पे नेगेटिव मार्किंग होगा। 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तब जाकर आप सभी का 1 नंबर काटा जाएगा। यानी कि आप थोड़ा सा भी एनालिसिस करेंगे सभी प्रश्नों को और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप जो आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता रहेगा उसको भी आप सही लगा सकते हैं, क्योंकि भाई 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, इससे आप सभी को डरना नहीं है पेपर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न आपको आता रहेगा उससे आपको सही करना है। इस क्लास के माध्यम से, इस पेपर के माध्यम से हम लोग कैसे सवाल को पढ़ेंगे, कैसे उत्तर करेंगे, वो भी करने वाले हैं। तो आपको बस एक काम करना है, इस क्लास को पूरा देखना है, एक भी सवाल इस क्लास का छोड़ना नहीं है। 90 से 100 सवाल के बीच इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो जैसे प्रश्न आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे, वैसे ही प्रश्न आपके रियल पेपर में आने वाले हैं। और एक बात कि आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि सेम उसी तरह हमें आने वाले शिफ्टों के लिए पूरे पेपर का हल करवाना होगा। 27 अप्रैल के बाद से तो सबको मालूम हो जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, कैसे जीके, हिंदी, मैथ, करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएंगे आगामी शिफ्टों के लिए। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से देखते हैं और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं, और इस क्लास से आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि सवाल हमारे पेपर में कैसे आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी किसी भारतीय राज्य में विधान परिषद के गठन की सिफारिश कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी किसी भारतीय राज्य में विधान परिषद के गठन की सिफारिश कर सकता है? तो राज्य विधानसभा कर सकते हैं। पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के अनुसार 2024 में अनुसंधान एवं विकास खर्च में भारत का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान था? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार 2024 में अनुसंधान एवं विकास खर्च में भारत का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान था? तो 7वां स्थान था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कितनी दूर तक
फैला हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कितनी दूर तक फैला हुआ था? तो हिंदू कुश रेंज तक फैला हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, वनों की कटाई में कमी आएगी तो कैसे? वर्षा हो जाएगी, सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु से है? इनमें से कौन सा नृत्य तमिलनाडु राज्य से? जैसे कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, तो यही ऑप्शन बन जाएगा राइट। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? तो मणिपुर राज्य पर लागू नहीं होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल को कम से कम 2 बार हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को और आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए जो 27 अप्रैल से लेकर 30 मई तक पेपर होने वाले हैं, पेपर में छपने वाले प्रश्न आ चुके हैं। जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न आ चुका है, यानी वायरल पेपर क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ चुका है। इसमें आप सभी को जीके जीएस करंट अफेयर पूरा क्वेश्चन मिलेगा, हिंदी के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के पूरे क्वेश्चन, रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। जैसे जैसे सवाल पूछे जाएंगे वैसे वैसे सवाल आपको इस पीडीएफ मिल जाएगा। जिनको लग रहा है कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और जिनको लग रहा है कि हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, हम एक जगह सारे क्वेश्चन को पढ़ सके, तो ये पीडीएफ आपके लिए होने वाला मेरे दोस्त, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड हो चुका है। ओके भाई, तो आपको मिलेगा कैसे? नीचे ये नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करना है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके सारे क्वेश्चन आप ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए मात्र 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मात्र 50 रुपीज़ में ये भाई पेपर में छपने वाले प्रश्न, जो बार बार प्रश्न पूछेंगे, वो प्रश्न आप सभी के बीच में होगा और आप इसे पढ़कर काफ़ी अच्छा तैयारी भी करने वाले हैं और आपके एग्जाम में सीधे सवाल पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी करिए भाई, 27 अप्रैल से 30 मई के बीच जिनका पेपर है इसको मंगाकर अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग करिए। ओके, ज़्यादा समय नहीं है, यदि आपके पास 1-2 घंटे का टाइम रहेगा तो इसको आप पढ़ के पेपर दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें ऐड भाई। देखिए, साइमन कमीशन को किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? साइमन कमीशन को किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो स्टनली बाल्डबिन के द्वारा नियुक्त किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में एक महान विभाजन कहा जाता है? किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में एक महान विभाजन कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 1921 को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मणिपुर राज्य में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, पेरिस ओलंपिक किस वर्ष में भारत का एक ही प्रतिनिधि था? पेरिस ओलंपिक 1900 में भारत का एक ही प्रतिनिधि था। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है। ठीक है, वर्ष 2026 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने पद्म विभूषण पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है? वर्ष 2026 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने पद्म विभूषण पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है? तो पूरे 5। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता की नीति शुरू की? किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता की नीति शुरू की थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम में बह रही है? ऑप्शन देखिए और बताइए कि कौन सी भारतीय नदी पश्चिम में बह रही है? तो लूनी नदी है, जो कि राजस्थान में बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है भाई। यदि राजस्थान से रिलेटेड कोई भी नदी पूछे लूनी है तो आपको ऑप्शन लूनी लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द बिगिनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? द बिगिनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो शेन वॉटसन है, जो कि क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है। ठीक है, अब संन्यास ले चुके हैं।
नेक्स्ट 60 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किस भाग से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है ये किस भाग से संबंधित है? तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, निम्नलिखित में से किस स्तूप को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? किस स्तूप को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो धम्मेक स्तूप को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, प्राकृतिक तटबंध आमतौर पर किस प्रकार के परिदृश्य में बनते हैं? प्राकृतिक तटबंध आमतौर पर किस प्रकार के परिदृश्य में बनते हैं? तो बाढ़ प्रभुत्व वाले नदी के मैदान में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जल्दी लिए हम लोग सवालों को डिस्कस करेंगे और आप सभी प्रश्नों को तैयार करते हुए चलेगा। भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो साथियों, भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो आप सब बताएंगे। तो पूरे 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, निम्नलिखित में से कौन डीकंपोजर के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से कौन डीकंपोजर के अंतर्गत नहीं आता है? तो सर्वाहारी डीकंपोजर के अंतर्गत नहीं आते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा कार्य पहलवान को तकनीकी अंक दिलाता है? फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा कार्य पहलवान को तकनीकी अंक दिलाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। एक साफ टेक डाउन करना है, ठीक है, एक अतिरिक्त अंक दिलाता है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, गुप्त अभिलेखों में तालाबों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? गुप्त अभिलेखों में तालाबों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो तड़ागा शब्द का प्रयोग किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 137 देता है। ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, चैंपियन चेस टूर के दूसरे चरण के माध्यम से स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बने? चैंपियन चेस टूर के दूसरे चरण के माध्यम से स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने। तो उनका नाम क्या था? अर्जुन एरिगैसी थे। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, 1973 के वैश्विक तेल संकट का 5वीं पंचवर्षीय योजना पर क्या प्रभाव पड़ा? बताइए। 1973 के वैश्विक तेल संकट का 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो 1974 से लेकर 1979 तक चला था 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो आर्थिक व्यवधान और पुनर्मूल्यांकन हुआ था। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, किसी कैदी के शीघ्र न्यायालय में सुनवाई के अधिकार को निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में वर्गीकृत किया जाएगा? किसी कैदी के शीघ्र न्यायालय में सुनवाई के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में वर्गीकृत किया जाएगा? तो जीवन का अधिकार में यह है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज पुरुष ड्रामा पुरस्कार किसने जीता? फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीरीज पुरुष ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता था? तो जयदीप अहलावत ने जीता था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, गणतंत्र दिवस परेड 2026 के दौरान कर्तव्य पथ पर कुल कितने झांकियों का चयन किया गया था? गणतंत्र दिवस परेड 2026 के दौरान कर्तव्य पथ पर कुल कितने झांकियों का चयन किया गया था? तो पूरे 30 झांकियों का चयन किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, 1991 के बाद की औद्योगिक नीति का एक मुख्य लक्ष्य क्या था? 1991 के बाद की औद्योगिक नीति का एक मुख्य लक्ष्य क्या था?
लघु उद्योगों को बढ़ावा देना था। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सभी प्राकृतिक भूकंप निम्नलिखित क्षेत्र में आते हैं। तो किस मंडल में आते हैं सभी प्राकृतिक भूकंप? तो ये स्थल मंडल में आते हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, आवर्त सारणी में 36 पंक्तियां क्या दर्शाती है? आवर्त सारणी में जो 36 पंक्ति है वो क्या दर्शाती हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिए, आवर्त को दर्शाती हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किस ईस्वी में पारित किया गया था? सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किस ईस्वी में पारित किया गया था? तो 1856 ईस्वी में पारित किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, शब्द फुट फॉल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शब्द जो फुट फॉल्ट है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन कौन है? पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपियन इनमें से कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया हैं। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, 2025 में इसरो के नवीनतम रॉकेट कार्यक्रम में NGLV का संक्षिप्त रूप क्या है? बताइए। तो NGLV का फुल फॉर्म आप सभी से पूछ रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 37 को, वायुमंडल में ओजोन लेयर किस परत में स्थित है? वायुमंडल में ओजोन लेयर जो ओजोन लेयर है वो किस परत में स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, लूर नृत्य ये किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? लूर नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये हरियाणा राज्य का है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, 2025 में फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? तो साथियों 2025 में फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो लैंडो नॉरिस ने जीती थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया का सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? तो साथियों कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया का सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? तो मुंबई मैराथन को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का मौद्रिक नीति साधन नहीं है? तो साथियों आरबीआई का मौद्रिक नीति साधन इनमें से कौन सा नहीं है? तो सरकारी खर्च नहीं है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो दिनार के नाम से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संत श्रीमंत शंकरदेव से जुड़ा है? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य संत श्रीमंत शंकरदेव से जुड़ा हुआ है? तो सत्रिया। सत्रिया किस राज्य का है? तो असम राज्य का है। ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी है? तो मराठी भाषा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, विटामिन B12 आमतौर पर किस में उपस्थित नहीं होता है? विटामिन B12 जो होता है वो आमतौर पर किस में उपस्थित नहीं होता है? तो पादप खाद्य पदार्थ में उपस्थित नहीं होता है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, कर्नाटक का गोम्बे हब्बा त्यौहार किसका त्यौहार है? कर्नाटक का गोम्बे हब्बा त्यौहार ये किसका त्यौहार है? तो गुड़िया का त्यौहार है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, भारत में पहला सत्याग्रह अभियान निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो साथियों भारत में जो पहला सत्याग्रह अभियान था ये किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो चंपारण से। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथियों केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1986 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, नाटी लोक नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?
नाटी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो कबड्डी खेल में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि तिवारी को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निधि तिवारी पूरा नाम इनका, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, बहुराष्ट्रीय निगमों यानी MNCs द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण क्या है? बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को, बारडोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में आरंभ किया गया था? बारडोली सत्याग्रह भारत के किस प्रांत में आरंभ किया गया था? तो ये गुजरात राज्य से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आंध्र प्रदेश में 9 वर्ष के दिन के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों कौन सा त्यौहार आंध्र प्रदेश में 9 वर्ष के दिन के रूप में मनाया जाता है? तो उगादी त्यौहार है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को, भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी ये किस घराने से संबंधित थे? भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? तो ये किराना घराने से संबंधित थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को, निम्नलिखित में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो साथियों किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वालर नृत्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 141 के अनुसार सार्वजनिक लैंप को बुझाने का जुर्माना कितने हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है? विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 141 के अनुसार सार्वजनिक लैंप को बुझाने का जुर्माना कितने हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्त मेरे ये पूरे 2000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, क्रिकेट टेस्ट मैच में इंटरवल की अवधि कितनी होती है? क्रिकेट टेस्ट मैच में इंटरवल की अवधि कितनी होती है? तो 40 मिनट की। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को, भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो साथियों भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो बेंगलुरु में किया गया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। अब साथियों हम लोग रीजनिंग के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए रीजनिंग के सवाल आ चुके हैं। तो रीजनिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए भाई, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करिए। जैसे ये 4 आपको ऑप्शन दिया रहेगा, 3 ऑप्शन एक पैटर्न पे समान होंगे, एक ऑप्शन वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, दूसरा पैटर्न होगा। तो वही जो भिन्न रहेगा ना उसी को बताना होता है। तो इस तरह के सवाल को आप ऑप्शन में हल करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है KLIO, तो कोड करिए। K होता है 11, L होता है 12, I होता है 9, O होता है 15। ठीक है, देखिए 11 से 12 तो +1 हो गया, 12 से 9 -3 हो गया, 9 से 15 तो इसमें +6 हो गया। इसमें रिलेशन देखिए +1 -3 और +6 ये रिलेशन है। दूसरा ऑप्शन देखिए RSPT, R होता 18, S होता 19, तो इसमें देखिए +1 हो गया। फिर P देखिए 16, इसमें भी -3 हो गया। फिर T20, इसमें देखिए मेरे दोस्त +4 कर दिया, +4 इसमें कर दिया कि नहीं, यानी पहला और दूसरा बिल्कुल अलग अलग हैं। अब तीसरा का ऑप्शन देखिए VWTX, V जैसे 22, W 23, तो इसमें देखिए +1 किया। फिर T20, इसमें -3 किया। फिर X 24, तो इसमें देखिए फिर +4 कर दिया भाई। फिर डी ऑप्शन देखिए HIFJ, H 8 I 9, तो इसमें +1 किया।
फिर यफ होता है 6, -3 इसमें किया, फिर जे 10 तो इसमें +4 कर दिया। अब देखिए दोस्त मेरे जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है सेम पैटर्न पे है, क्योंकि इसमें +1 -3 और +4 का रिलेशन लगा है। लेकिन जो भाई पहला ऑप्शन है यही केवल +1 -3 +6 का रिलेशन लगा दिया है, यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इन तीनों से अलग है, KLIO अलग है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। लालटेन का तेल है तो बिजली का बल्ब क्या होगा, बताइए। लगभग 1 से 2 सवाल आपको इस तरह के देखने को मिलेगा रियल पेपर में। ठीक है, जैसे लालटेन तेल से रिलेशन कैसे होगा, तेल का जरूरत क्यों पड़ता है भाई, लालटेन को जलाने के लिए, तो बिजली का बल्ब क्या जरूरत पड़ेगी जलाने के लिए, तो करंट की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर देखिए, ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके पेपर में 200% प्रश्न आएगा ही आएगा, इसे सीख लीजिए आप लोग इसी क्लास में। देखिए, एक निश्चित कुल भाषा में a + b का अर्थ है ए जो है b का पिता है, a - b का अर्थ है ए जो है b की माँ है, a × b का अर्थ है ए जो है b की बहन है, और a भाग b का अर्थ है ए जो है b की पुत्री है। ठीक है, अब देखिए उपरोक्त के आधार पर यदि टी जो है वो आर से किस प्रकार संबंधित होगी, हल करने का तरीका, जो ये समीकरण दिया बस इसको आपको देखना है। जैसे देखिए टी गुणा वाई है ना, टी गुणा वाई है, तो अब देखिए बस ये गुणा का मतलब देखिए प्रश्न में दिया क्या है, ए गुणा बी का अर्थ है कि ए जो है बी की बहन है, तो यहाँ पे वाई की बहन कौन होगी, वाई की बहन टी हो जाएगी, ये बस आपको देखना है। उसका देखिए +E दिया है, प्लस का मतलब देखिए प्रश्न में क्या दिया है, पहला लाइन में a + b का अर्थ ए जो है b का पिता है, b का पिता है तो यहाँ पर e का पिता कौन हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर इसके बाद भाग यश है, भाग यश, भाग का मतलब a भाग b का अर्थ है ए जो है b की पुत्री है, तो यहाँ पे यश की पुत्री e हो जाएगी, यश की पुत्री e हो जाएगी। फिर उसका देखिए -r है, माइनस का मतलब क्या दे रखा, a - b का अर्थ है ए जो है b की माँ है, तो यहाँ पे r अच्छे से लिख लेते हैं भाई हम लोग, यहाँ r है ना, तो यस -r है तो माइनस कर मतलब a - b का अर्थ है ए जो है b की माँ है, तो यहाँ पे r की माँ कौन है, r की माँ यस है। तो अब हमने आपको बताया कि लास्ट को अपने आप को मान लिए मैं, मेरी माँ यानी मेरी माँ हो गई यस, मेरी माँ की पुत्री यानी मेरी बहन हो जाएगी, मेरी माँ की कोई बेटी होगी तो यानी मेरी भी तो बहन होगी, मेरी बहन के पिता यानी हमारे पिता हो जाएंगे, हमारी जो बहन है उनके पिता जो हमारे पिता लगेंगे, पिता की बहन, तो रिलेशन देखिए, रिलेशन क्या पूछा है, TR से यानी मेरे पिता की बहन यानी पिता की बहन यानी पहला ऑप्शन, तो 63 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए, बस यही रिलेशन आप सभी को बनाना है, बस चेक करना है भाई। आप सभी को SSC GD एग्जाम 2026 के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया है, उसके सारे क्लास को देख लेना है। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को। एक विशिष्ट कूट में DIG को 60 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट में फीड को किस प्रकार लिखा जाएगा, हल करिए मेरे दोस्त। जैसे DIG को 60, बहुत आसान सवाल होते हैं इस तरह के, तो DIG 60 है तो पहले हर एक अक्षर का कोड D4 I9 G17, G17 की G7 7 होता है, जोड़िए 4 9 13 13 7 20, 20 कितने अक्षर है, 3 अक्षर, तो मल्टीप्लाई कर दिए 20 3 60 भाई, टोटल करके जितना अक्षर है उसका मल्टीप्लाई। फीड देखिए FEED, F6 E5 E5 D4, जोड़िए 6 4 10 5 5 10, ये भी 20 आ गया। 20 में इस बार 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि फीड में 4 अक्षर हैं तो 4 का मल्टीप्लाई करिए 20 का 80 हो जाएगा। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिल जाएंगे हमारा। क्लियर। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को। एक निश्चित कुल भाषा में NU VU DU को वाटर इज लाइफ लिखा जाता है, HU DU RU को ब्रिंग मी वाटर लिखा जाता है, और TU VU RU को ब्रिंग इज वेल लिखा जाता है। तो इस भाषा में वेल शब्द का कोड क्या बनेगा। तो सिंगल आप सभी से वेल का कोड पूछा है ना, तो दोस्त मेरे वेल का कोड पूछा, तो जब 2 पूछता तो हम कॉमन चेक कर लेते, लेकिन इसमें 3 दिया है, तो भी भाई जिसमें वेल रहेगा उसी में आंसर आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, क्या आंसर आएगा। तो दोस्त मेरे देखिए वेल केवल देखिए इसी में है,
और किसी में वेल है नहीं, यानी कि हमारा कोड इसी मिलेगा TU VU RU में। अब हम इसमें से ना 2 को एलिमिनेट करेंगे, 2 को एलिमिनेट करेंगे, जो कॉमन मिल जाएगा, जो अलग जो दिया रहेगा। जैसे देखिए ध्यान से, तो दोस्त मेरे इसी में वेल है तो इसी में आंसर हमारा आएगा, इसी वाले में। देखिए VU इसमें है और VU पहले वाले में, तो ये क्या आ जाएगा, ये कट जाएंगे, ये कटा देगा भाई। अब इसको देखिए TU RU देखिए RU इसमें भी है और RU इसमें भी है, ये दोनों कट जाएंगे भाई, एलिमिनेट हो जाएगा। बच रहा कौन सा, केवल TU, वेल में केवल TU बच रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा कोड हो जाएगा। देखिए ऑप्शन देगा C, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और देखिए TU किसी में दिया नहीं होगा, केवल वेल में दिया रहेगा, क्योंकि जो पूछा रहेगा ना उसका कोड केवल एक ही बार दिया रहेगा, दोबारा नहीं दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस सवाल का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। यदि 9 @ 4 को 77 और 6 @ 2 को 34, तो 7 @ 4 का मान क्या होगा, हल करिए। तो दोस्त मेरे 9 @ है, तो यहाँ पे @ की क्या रख सकते हैं, 77 साथी ये 9 की स्क्वायर के आसपास का नजर आ रहा है, तो ऐसा काम करते हैं 9 स्क्वायर @ की जगह माइनस रख देते हैं 4। करिए देखिए 9 9 81, 81 में से 4 घटा देंगे 77, यानी @ की जगह माइनस हो रहा है। फिर उसका देखिए 6 @ 2 है, तो 6 का स्क्वायर करिए, @ की जगह माइनस करिए, 2 करिए, देखिए कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 - 2 तो 34। देखिए यहाँ पे किया है ना। तो उसी प्रकार किसका पूछा है, 7 @ 4, तो 7 का स्क्वायर करिए -4 करिए भाई, क्योंकि 4 इसमें दिया है, तो 7 का स्क्वायर 49 - 4 कितना आएगा 45। तो 45 ऑप्शन पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर। ABCDE और F केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार मेज के चारों ओर बैठते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है भाई, एक गोलाकार मेज है, कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग, यानी 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं, है ना। अब देखिए B जो है वो A के बाएं दूसरा बैठता है भाई, A के बाएं दूसरा बैठता है, यानी मान के चलिए कि A को हम यहाँ बैठा लेते हैं, तो A के बाएं से दूसरा का पे B यहाँ आ जाएगा, पहला क्लियर होगा। D जो है वो F के विपरीत बैठता है, जो कि B के समीप नहीं है दोस्त मेरे, यानी B के समीप नहीं है, यानी कि जो D है ना F के विपरीत बैठता है, लेकिन B के समीप नहीं होना चाहिए, यानी कि F ना तो यहाँ पे आएगा ना तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि B के समीप हो जाएगा। लेकिन सवाल पूछा कि B के समीप नहीं होना चाहिए F को, लेकिन भाई D जो ना F के विपरीत बैठता है, यानी D को यहाँ बैठा दीजिए, F को यहाँ बैठा दीजिए, विपरीत हो जाएंगे और B के बगल में भी नहीं आएंगे, है ना। फिर उसको देखिए अगला लाइन को देखिए, C जो है वो A के समीप नहीं है भाई साहब, तो A जो है वो C के समीप नहीं है, यानी आप ऐसा काम करिए C को यहाँ बैठा दीजिए, तभी तो भाई A के समीप से नहीं आएगा, है ना। फिर उसके बाद भाई इसमें तो कुछ दिया नहीं, अपने से रखना है, तो E को यहाँ रख लीजिए। सवाल क्या पूछा है, F के तत्काल दाएं कौन बैठा है, F के तत्काल राइट साइड में C बैठा है, तो ये B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया मेरे दोस्त, सवाल पूरा आ गया। तो C जो C है वही भाई F के तत्काल दाएं बैठा है, यानी राइट साइड में बैठा है। क्लियर। तो आप ऐसे सवाल को हल करेंगे। आप सभी को किसी भी सवाल पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। ये समीकरण दिया है बराबर 10 है, यानी कि 10 बराबर 10 करना पड़ेगा, LHS बराबर RHS करने की आवश्यकता है इस सवाल में। देखिए तो पहला ऑप्शन को हम उठाएंगे, 2 और 5 को बदलेंगे इस समीकरण में, उसका हल करेंगे बोर्ड में स्क्रीन लगा के। 15 गुणे 5 है तो 5 की जगह 2 रखेंगे, क्योंकि पहला ऑप्शन उठाया, भाग 6 है, प्लस 10 माइनस 2 है तो 2 की जगह 5 आ जाएगा बराबर 10। अब इसको हल करेंगे हम लोग, 15 गुणे 2/6 करेंगे, क्योंकि भाई देखिए 6 का भाग डायरेक्ट 2 में नहीं जाएगा, प्लस 10 माइनस 5, ठीक है। अब देखिए 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 15 और ये प्लस 10 है माइनस 5 कितना आ जाएगा
15 10 25, 15 10 25, 25 में से 5 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना मेरे दोस्त। लेकिन हमें तो 10 लाना है, यानी पहला ऑप्शन मैच नहीं किया, पहला ऑप्शन मैच नहीं किया। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या भाई इसमें? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना? तो दोस्त मेरे कुछ गड़बड़ हो रही है तो नहीं ना? एक सेकंड भाई, अच्छे से हल करते हैं। 2 और 5 को बदलना है ना? तो देखिए 15 गुणा 5 है, तो 5 की जगह भाई हमें 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि पहला ऑप्शन को उठाए 2 और 5 को बदलेंगे तो हम लोग, है ना। तो 2 हो जाएगा, भागे 6 हो जाएगा, 6 के बाद देखिए प्लस 10 है माइनस 2 है, तो यहाँ से 5 हो जाएगा। ये समीकरण ठीक है ना भाई? किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो 15 गुणे 2/6 प्लस 10 माइनस 5, ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो दोस्त मेरे यहाँ से देखिए, तो 3 5 15, 3 दूना 6, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा भाई साहब। अब देखिए सही हुआ ना? यहाँ से तो केवल 5 ही आया, इधर से केवल 5 आ रहा है भाई, 5 प्लस 10 माइनस 5। अब देखिए 5 10 15, 15 में से 5 घटाएंगे 10, यही पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर भाई। लग तो रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है हमसे। यदि आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका यदि सवाल गलत भी होता रहेगा तो भी आपको एक मतलब कि आइडिया लगेगा कि ये सवाल में लगता है कुछ गलती हो रहा है हमसे। तो देखिए मिल गया ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 को, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 205, 222, 241, 264, 293। तो दोस्त मेरे 205, 222, 241, 264, 293 क्या आएगी? देखिए 205 से 222 तो प्लस 17 इसमें ऐड हुआ है, 222 से 241 तो 22 18 1 19 यानी प्लस 19 इसमें ऐड हुआ है, 241 से 264 41 19 60 23 तो इसमें मेरे दोस्त 23 ऐड हुआ है, 264 से 293 36 यानी 26 3 29 तो 29 इसमें ऐड हुआ है। तो एक आप बात याद रखिए, देखिए प्लस 17 है प्लस 19 है प्लस 23 प्लस 29, ये तो भाई प्राइम नंबर चल रहे हैं, यानी अभाज्य संख्या ऐड कर रहा है भाई। इसमें देखिए कोई लॉजिक नहीं है, जैसे 17 प्लस 19 प्लस 2 19 के बाद 21 आता, लेकिन यहाँ पे 23 कर दिया, 23 के बाद देखिए डायरेक्ट 29 कर दिया, यानी ये सभी अभाज्य संख्या चली हैं। तो 29 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या क्रमागत आती है? तो 31 आती है ना, तो यानी कि हमें 31 जोड़ना पड़ेगा 293 में। जोड़ी कितना आएगा? 3 1 4, 9 3 12 का 2 1 2 1 3 यानी 324 आएगा, 324 यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। हल करिए, जैसे एस डी क्यू एफ एन एच जे जे ए एल क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? अब देखिए पहले अक्षर का लेसन निकालिए, यस क्यू एन जे ई, यस होता 19, क्यू होता 17, एन 14, जे 10, ई 5, 19 17 माइनस 2, 17 14 माइनस 3, 14 10 माइनस 4, 10 से 5 माइनस 5 भाई, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, तो इसमें माइनस 6 करना पड़ेगा। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन आ सकता है? तो दोस्त मेरे यहाँ पे हम ई को 5 किए हैं, तो ई को हम 31 करेंगे। यहाँ पर 31 में से 6 घटाइए कितना होगा? 25, 25 पे कौन आता है? वाई आता है, यानी वाई से हमारा आंसर मिलेगा, यानी सी ऑप्शन। देख लीजिए भाई कोई अलग ऑप्शन नहीं है, ई वाई से स्टार्ट किया हुआ है। हमेशा याद रहे जब कोई नंबर छोटा आ गया, आप सभी को बड़ा घटाना है, तो आप जैसे हमने आपको बताया ना कि ए से लेकर जेड तक 26 होता है, तो उसी के बाद 27 28 पे ए हो जाता है ना, 27 पे 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे ई, तो आप बड़ा वाला कर दीजिए नंबर, ठीक है। तो देखिए मिल गया, यानी ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, और कोई ऑप्शन वाई से शुरू नहीं किया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को, यदि संख्या 20 79 816 के अंकों को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य अंक कौन सा होगा? तो साथियों जो आपका दिया है 20 79 816 है ना, तो इसको
बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में, यानी 0 1 2, फिर उसके बाद 6 7 8 9, ये हो गया भाई बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में। तो बीच वाला अंक कौन सा है, देखिए 3 इधर 3 इधर, यानी 6 है, 6 आएगा भाई बीच वाला अंक। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यही सवाल पूछा था भाई। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। जैसे रैप का रिलेशन क्यू वाई ओ है, तो जी ओ एम का रिलेशन क्या बनेगा, हल करिए। जैसे आर ए पी है, ठीक है, तो इसका रिलेशन क्यू वाई ओ दिया है। आर 18 क्यू 17 -1। अब यहाँ पे ए को आप 27 कर लीजिए, वाई को 25 कर, तब ना रिलेशन बनेगा। 27 से 25 -2 किया है, पी 16 ओ 15 -1। इसमें तो रिलेशन भाई -1 -2 -1 का लगा है, -1 -2 -1 का। तो पूछा किसका है, जी ओ एम, -1 -2 -1, जी 7 ओ 15 एम 13। 7 में से घटाएंगे 6, 6 पे यफ आता है, 15 में से 2 घटाएंगे 13, 13 पे यम आता है, 13 में से घटाएंगे 12, 12 पे एल आता है, यानी एफ एम एल डी ऑप्शन। 72 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ गुणा है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। चलिए भाई समीकरण को बना लेते हैं तुरंत। 84 के बाद गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस, तो गुणा की जगह माइनस 13। 13 के बाद देखिए भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, तो भाग की जगह गुणा रख देंगे 6। 6 के बाद देखिए माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो माइनस की जगह प्लस रख देंगे 9। 9 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस की जगह भाग रख देंगे। गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, तो गुणा की जगह माइनस 18। 18 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस की जगह भाग रख देंगे यहाँ से 9। ये समीकरण बन के तैयार हो चुका है। इसमें बॉर्ड में स्कीम लगा दीजिए। 84 माइनस 13 6 78 यहाँ से हो जाएगा, प्लस 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार में, माइनस 9 का भाग 18 में देंगे 2 बार में। अब इसको देखिए प्लस एक जगह करिए, माइनस एक जगह करिए। ये प्लस 3 है, ये प्लस 84, तो प्लस 87 हो जाएगा। माइनस 78 एक जगह, माइनस 2 एक जगह। 87 में से 78 घटाएंगे तो आपका 9 होगा, 9 में से 2 घटा देंगे 7 हो जाएगा, यानी सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। इस सवाल पर किसी प्रकार का आप सभी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 74 को, यदि शब्द लेमेंट के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। जैसे LAMENT दिया है, बताइए प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना, जैसे ABCDEF होता है ना, उसी तरह बताएंगे आप सभी लोग। तो सबसे पहले A आ जाएगा, BCD नहीं है तो E है, E आ जाएगा, EFGHIJKL, LM हो जाएगा, N हो जाएगा, T हो जाएगा। तो N अपने सेम पोजीशन पे, T अपने सेम पोजीशन पे, L से A हो गया, A से E हो गया, M से L हो गया, E से M हो गया, चारों बदल गए लेकिन N और T अपने सेम पोजीशन पे हैं। तो 2 ऐसे अक्षर में इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को, एक निश्चित कूट भाषा में नेम को 2473 और मेंड को 7642 लिखा जाता है, तो दी गई कूट भाषा में डी के लिए कूट क्या होगा। तो दोस्त मेरे नेम को 2473 लिख रहा है, NAME, नेम को 2473 लिखा, मेंड को MEND, मेंड को 76 लिखो भाई, 7642 लिखा है, तो डी का कोड। तो कॉमन चेक करिए, नेम में डी नहीं है, मेंड में डी है, यानी कि हमारा आंसर इसी मिलेगा। एलिमिनेट करिए, देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें कट जाएगा, 4 इसमें है, 4 इसमें कट जाएगा, 7 इसमें, 7 इसमें कट जाएगा, बच रहा कौन सा 6। तो डी का कोड क्या होगा 6, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर में दोस्त। एक और तरीका है, ये तो काफ़ी आपका समय ले लेगा, लेकिन जो दूसरे का मेथड बताएंगे आप चुटकियों में सवाल को हल कर सकते हैं। हमने आपको बताया है जिसमें डी रहेगा उसी में आंसर होगा। नेम वाले हमारा कोई भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें डी नहीं था। तो देखिए 2 इसमें 2 काट दीजिए, 7 इसमें काट दीजिए, 4 है तो 4, देखिए 6 आ गया कि नहीं, ये भी 6 तो बचा। क्लियर। ऐसे भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 76 को। अब साथियों हम लोग हिंदी के बेस्ट सवाल को डिस्कस करेंगे। कौन सा शब्द ऊंचा का पर्यायवाची है। ऊंचा शब्द का पर्यायवाची बताइए तो उत्तुंग है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को, राजस्व के स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुका थी, वाक्य के रेखांकित अंक के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। भाई साहब पहले ट्रेन जा चुका थी क्या है, ये कौन सा वाक्य गलत है, यानी कि ट्रेन जा चुकी थी ये रहना चाहिए था ना भाई ना, ट्रेन जा चुकी थी, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 78 को, किसी काम को उत्साह और परिश्रम से करने वाला, एक शब्द किसी काम को उत्साह और परिश्रम से करने वाला तो अध्यवसायी कहते हैं, अध्यवसायी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 79 को, निम्नांकित में पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा है, निम्नांकित में पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा है, तो भूधर है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या बनेगा, वह महल प्राचीन है, वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, प्राचीन शब्द में कौन सा विशेषण है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 81 को, विलोम युग्म की दृष्टि से अनुचित विकल्प कौन सा है, विलोम युग्म की दृष्टि से अनुचित विलोम कौन सा है, क्षर का क्षर ठीक है, एक तंत्र का बहुतंत्र ठीक है, ऋजु का वक्र ठीक है, उद्दम उर्वर, उद्दम का होता है मेरे दोस्त, उद्दम का विलोम शब्द क्या होता है, निरुद्धम होता है, क्या होता है, निरुद्धम होता है, उर्वर का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, ऊसर होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसमें से अनुचित विकल्प दिया है, तो यही ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को, तुम्हारी बंदर घुटकी से मैं नहीं डरता, वाक्य के रेखांकित अंश में प्रयुक्त मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बंदर घुटकी, इसका मतलब कि प्रभावहीन धमकी हो जाएगा, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 83 को, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए, गीत रचने वाला, गीत रचने वाला यानी गीतकार हो जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को, हमारे वरिष्ठ नीति की बातें ही बताते हैं, इसमें रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, वरिष्ठ का विलोम क्या बनेगा, तो कनिष्ठ हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को, हाथ कंगन को आरसी क्या, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए, आरसी का पर्यायवाची क्या होगा बताइए, तो मुक्कुर होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 86 को, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें, घोड़ा चढ़ता है, यह घोड़ा चढ़ता है, अपना घोड़ा चढ़ता है, तो काला घोड़ा चढ़ता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 87 को, उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो विमुख होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप सभी को सभी प्रश्न का उत्तर तैयार करना है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। बीरू और जैमे चोली दामन के साथ है, तो रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए, चोली दामन के साथ यानी कि एक दूसरे से गहरी मित्रता, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 89 को, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए, रावण कौन सा संज्ञा है भाई, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 90 नंबर को, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पुल्लिंग शब्द का अशुद्ध प्रयोग किया गया है, तो साथियों किस वाक्य में पुल्लिंग शब्द का अशुद्ध प्रयोग किया गया है, इस अंगूठी में नीलम जड़ी है, तो इसमें क्या भाई पुल्लिंग शब्द का अशुद्ध प्रयोग किया गया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 91 को, दिखावा कुछ और गुण कुछ भी नहीं है, तो इसका अर्थ प्रकट करने के लिए सर्वोचित लोकोक्ति का अर्थ बताइए, दिखावा कुछ और गुण कुछ भी नहीं है, तो इसका अर्थ प्रकट करने के लिए सर्वोचित लोकोक्ति कौन सा है, तो ढोल के अंदर पोल, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट 92 को देखिए, शुद्ध मुहावरे का चयन करिए, छाती पर अरहर दलना, छाती मसूर दलना, छाती पर उर्द दलना, छाती पर मूंग दलना, ये सवाल हमने कराया। छाती पर मूंग दलना मतलब कि किसी व्यक्ति को आशंका से सदा पीड़ित रखना, किसी व्यक्ति को आशंका से सदा पीड़ित रखना, ठीक है। तो इस सवाल का भाई डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 93 को, कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या है, कपाल का पर्यायवाची शब्द तो माथा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 94 को, रथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, रथ का विलोम शब्द कौन सा है,
तो विरत है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 95 को। लाभ के लिए व्यापार या बाजार में पूंजी लगाना क्या कहलाता है? लाभ के लिए व्यापार या बाजार में पूंजी लगाना क्या कहलाता है? तो निवेश कहलाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 96 को। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? इंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो मधवा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 97 को। निम्न वाक्य के लिए सही शब्द भरिए। हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में स्थित है? हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में स्थित है? ये जीके का सवाल होगा भाई, उत्तर दिशा में स्थित है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 98 को। वन का विलोम शब्द क्या है? वन का विलोम शब्द तो मरु है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 99 को। मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द क्या है? मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द तो मुमूर्षा हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे लास्ट 100वां सवाल कॉल करिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। साहित्य जीवन की क्या है? साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों फाइनली ये 100 सवाल पूरा हो गया। अब बताइए दोस्त मेरे कि आप सभी का इन 100 सवाल में से लगभग कितना स्कोर बना? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। दोस्त मेरे आप सभी को डाउट लेकर नहीं चलना है। लगातार इस तरह क्लास आएगी आपके पूरे एग्जाम तक, एक भी दिन की गैप नहीं होगी मेरे दोस्त। बस आप सभी को हर क्लास के सारे क्वेश्चन को तैयार करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए मेरे दोस्त। और आप लोग अपना एग्ज़ाम डेट जरूर बताइएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम किस डेट को होने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए इसी तरह एक और नए क्लास के साथ मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ठीक है, धन्यवाद।